हे गाइस, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो गाइस, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है ये कब आया, कब इनेक्ट हुआ और क्या क्या इनके प्रोविजन, सब हम इसमें आज देखेंगे। तो देखिए, राइट टू एक्ट 2005 ये अपना बताता है कि ये एक्ट 2005 में आया था। खाली ये सिटीजन्स के लिए ही आया है हु कैन सीक इन्फॉर्मेशन। और सिटीजन्स के अंदर आपके ओवरसीज़ सिटीजन्स जो होते हैं वो होते हैं ओवरसीज़ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, है ना, इनको भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। राइट, RTI एक्ट जो है ये आर्टिकल 19(1) के अंदर बनाया गया है ना, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो इसके एज पर 19(1) याद रखिएगा आप, है ना। पर्पज़ क्या है RTI एक्ट का? प्रोमोट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देना है, ये इसका पर्पज़ है RTI एक्ट का, ठीक है। गजट में नोटिफाइड हुआ था ये 21 जून 2005 को, जो अपना योगा डे होता है 21 जून, उस दिन हुआ। और इसी का अगर उल्टा कर दे 21 का, तो 12 अक्टूबर को इसको इनेक्ट किया गया 2005 में। 5 महीने लग गए थे, ठीक है। इसमें कौन कौन इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकता, तो वो देख लेते हैं एक बार। तो गाइज, इसमें देखिए, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी कंपनी, है ना, कोई भी लीगल एंटिटी ये इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते। इनके अंदर जो पर्सन होते हैं, चेयरमैन वगैरह, ये सब इंडिविजुअल पर्सन जो है वो मांग सकता है इन्फॉर्मेशन। बट कोई कंपनी, एसोसिएशन या लीगल एंटिटीज़ में इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकती है, ठीक है। ये कौन सा रिपब्लिक था जब ये लागू हुआ? तो ये 56th रिपब्लिक था। आप देखेंगे 1950 से, तो 56th रिपब्लिक था। सेक्शन 1 में किसका की गई? शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और एक्सटेंट के ऊपर, ठीक है। किस किस के ऊपर लागू हुआ, क्या इसका टाइटल रहेगा? तो सेक्शन 1 के 1 में टाइटल है RTI 2005, ठीक है। ये एक्ट पूरे इंडिया पे एक्सटेंड होता है। पहले जम्मू कश्मीर नहीं था, लेकिन जब से वो UT का दर्जा ख़त्म हुआ है तब से वो भी इसमें मतलब इंक्लूड हो गया है, ठीक है। कुछ प्रोविजंस तो तुरंत आ गए थे। बाकी 120 दिन, जब ये इनेक्ट हुआ था तो उसके 120 दिन बाद जो है तब से आए थे वो। 120 दिन का समय देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, PIO अपॉइंट करना, CPIO अपॉइंट करना, इसलिए 120 दिन का समय जो है दिया गया था, ठीक है। तो अब सेक्शन 2 देखेंगे, डेफिनेशंस। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी? तो इसमें पब्लिक अथॉरिटीज़ इस्टेब्लिश और कॉन्स्टिट्यूटेड और ओन्ड और कंट्रोल और फाइनेंस बाय जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, एस्टेब्लिश है या कॉन्स्टिट्यूट है या कंट्रोल या फाइनेंस या ओन है, तो वो तो सारे पब्लिक अथॉरिटीज़ में आएंगी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, UT गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड या ओन्ड और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा है, तो उसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होगी। CPIO का मतलब क्या है? CPIO मीन्स एक पब्लिक अथॉरिटी जो कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, जिसके अंदर CAPIO भी आते हैं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होंगे उस केस में जहाँ पे लोकसभा का है कि मामला है, लेजिस्लेटिव असेंबली का मामला, राज्यसभा का मामला है, या लेजिस्लेटिव काउंसिल का है। तो देखिए, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसमें स्पीकर होगा, है ना। एक तो आपका केंद्र में होता है, एक राज्य में होता है। तो राज्यसभा में और लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन होगा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, और हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, ठीक है। और बाकी अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है तो प्रेसिडेंट यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा, स्टेट में गवर्नर होगा, और बाकी UT में एडमिनिस्ट्रेटर होगा आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। और इन केसेस, ये जो बाकी केसेस हैं, इन सब में ये जो लिखे हुए हैं ये सब इनके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे, है ना। नेक्स्ट है फिर इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशन में देखो, कोई भी मटेरियल फॉर्म, है ना, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो, ईमेल हो, ओपिनियन हो। ओपिनियन ये नहीं कि वो अपनी तरफ से कोई ओपिनियन दे दे, ऐसा नहीं होगा। ओपिनियन का मतलब है जैसे DOPT से ओपिनियन मांगा, UPSC से ओपिनियन मांगा, तो वो, या एडवाइस, है ना, ये सब जो है एडवाइस मांगी, अपनी तरफ से कोई एडवाइस ओपिनियन नहीं देगा वो। कोई भी ऐसा मटेरियल फॉर्म में रिकॉर्ड्स होंगे, डॉक्यूमेंट होंगे, मेमोज होंगे, प्रेस रिलीज होंगे, सर्कुलर, ऑर्डर, लॉग बुक, कॉन्ट्रैक्ट रिपोर्ट, है ना, सैम्पल, मॉडल, डेटा, ये सब चीज़ें जो है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही क्यों ना हेल्ड की गई हों, तो वो सब भी जो है इन्फॉर्मेशन का पार्ट माना जाएगा। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी प्राइवेट बॉडी, ऐसी कोई भी प्राइवेट बॉडी जो कि पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा एसेस की जा सकती है, वो भी सब इन्फॉर्मेशन का पार्ट मानी जाएगी। तो कोई भी ऐसी अथॉरिटी जिसकी प्राइवेट बॉडी, कोई भी ऐसी प्राइवेट बॉडी जिसकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी के पास है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन के दायरे में आएगी, है ना। जैसे कि मान लो कोई प्राइवेट बॉडी है जिसके ऊपर ED ने छापा मारा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है, तो वो भी अगर
पब्लिक जानना चाहती है उसका बारे में, तो वो भी यहाँ से इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। पब्लिक अथॉरिटी में कौन कौन आएगा? कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बॉडी, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से, पार्लियामेंट से, स्टेट लेजिस्लेचर से या कोई भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से मतलब उसके अंडर में है, तो वो सब जो है पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आएगी। ठीक है। अब इसके अंदर वो सब भी आएंगे जो बॉडी होली ओन, कंट्रोल और फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट है, और चाहे वो एनजीओ भी क्यों ना हो, वो फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट है, तो वो सब भी पब्लिक अथॉरिटी के अंडर आएंगे। ठीक है। साथ में रिकॉर्ड्स की डेफिनेशन क्या है, तो रिकॉर्ड्स की डेफिनेशन देख लेंगे एक बार। रिकॉर्ड्स क्या है? सारे डॉक्यूमेंट्स, फाइल, मैन्युस्क्रिप्ट, कुछ भी हो, ये सब उसके अंदर आएगा। माइक्रो फिल्म, मान लो फिल्मिंग की गई है डॉक्यूमेंट्स की, तो वो सब भी जो है इसके अंदर आएंगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो वो भी रिकॉर्ड्स के अंदर मांगा जा सकता है। रिप्रोडक्शन ऑफ एनी इमेज एम्बेडेड इन माइक्रो फिल्म, है ना, ये कोई भी मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर, अदर डिवाइस, कुछ भी ऐसा है, तो वो सब जो है रिकॉर्ड के अंदर आएगा, रिकॉर्ड्स के अंदर उसकी डेफिनेशन में आएगा। ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इंस्पेक्शन, वो इंस्पेक्शन भी कर सकता है, कोई भी वर्क है ना, उसके नोट्स या एक्सट्रैक्ट भी मांग सकता है वो। सर्टिफाइड सैंपल, मटेरियल्स के सैंपल भी मांग सकता है, जैसे मान लो कोई एफसीआई है तो उसका सैंपल मांगना चाहे तो वो सैंपल भी उसका कलेक्ट कर सकता है चाहे तो। और इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है चाहे तो डिस्क, फ्लॉपी, टेप्स, वीडियो कैसेट्स, किसी भी फॉर्म में हो। और सर्टिफाइड सैंपल भी दे सकता है, मटेरियल का बताया ही मैंने आपको, है ना, सीमेंट के सैंपल कैसा है, कुछ भी चीज़ हो उसके वो सैंपल मांग सकता है। थर्ड पार्टी का मतलब क्या है? थर्ड पार्टी का मतलब है कि दूसरा पर्सन, जिसकी सिटीजन मांगी गई है उसके अलावा कोई और पर्सन अदर देन द सिटीजन जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। ठीक है। इसके अंदर पब्लिक अथॉरिटी भी आएगा, ऑल्सो इंक्लूड्स पब्लिक अथॉरिटी, ये भी थर्ड पार्टी हो गई, यानी कि आप पब्लिक अथॉरिटी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो, क्या खाता है, कब जाता है, कितनी छुट्टी लेता है ना, तो वो सब भी जो है आपके उसके अंदर आ जाएगा, थर्ड पार्टी के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस आए हैं, वो देख लेते हैं एक बार। इसमें बताया गया है कि खाली वही इन्फॉर्मेशन सप्लाई करनी है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और पब्लिक अथॉरिटी के पास हेल्ड है ना। पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो है वो खुद से इन्फॉर्मेशन क्रिएट नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, कोई सी रिप्लाई नहीं करेगा हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस का कि ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है। और कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा जो कि ज़रूरत नहीं हो, मतलब जो मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो कोई रिकॉर्ड है, उसको गवर्नमेंट नहीं कहता कि आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत है, तो लॉ ने ऐसी परमिशन नहीं दी, तो उस कंडीशन में भी वो उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं करे। ज़्यादातर जो मतलब डिनाई की जाती है वो इसी बिहाफ पे डिनाई की जाती है जिसमें कहा जाता है कि ये कोई भी लॉ हमें इस तरह के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की परमिशन नहीं देता, तो वहाँ भी इन्फॉर्मेशन फर्निश नहीं की जाती इस तरह से। और कुछ भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन फर्निश नहीं करनी है जिससे मतलब कुछ भी इन्फ्रेंस लगाना, एजम्पशन बनाना कि भाई ऐसा हो जाएगा, या एडवाइस, ओपिनियन, ये कुछ नहीं दे सकता वो। इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड नहीं करनी है उसे। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन 3 पे आ गए हैं अब हम, है ना। सेक्शन फर्स्ट आपने देखा शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, है ना। तो सेक्शन 2 अभी तक हम देख ही रहे थे जिसमें इन्फॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड, थर्ड पार्टी और रिकॉर्ड्स और ये सब जो है पब्लिक अथॉरिटी, डेफिनेशंस थी जिसमें CPIO अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। ठीक है। शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट हो गया, सेकंड में डेफिनेशन हो गया। सेक्शन 3 जो है वो देखेंगे। सेक्शन 3 जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन वही है कि ऑल सिटीजन्स हैव राइट टू इन्फॉर्मेशन, सेक्शन 3 के अंदर। सेक्शन 4 पढ़ेंगे अब। सेक्शन 4 के अंदर क्या बात करता है वो, 4 का 1 जो है वो बताता है कि एवरी पब्लिक अथॉरिटी, है ना, हर पब्लिक अथॉरिटी जो है वो मेंटेन करेंगे अपने रिकॉर्ड्स कैटलॉग फॉर्म में, इंडेक्स फॉर्म में, कंप्यूटराइज्ड में, और कनेक्टेड थ्रू नेटवर्क ऑल ओवर कंट्री, जिससे ये सारी इन्फॉर्मेशन तुरंत के तुरंत मतलब प्रोवाइड की जा सके। कैटलॉग होगी, इंडेक्स होगी, कंप्यूटराइज्ड होगी, या फिर इंटरनेट पर डाल दी जा सकेगी। तो और उसको पब्लिश करनी पड़ेगी, 120 दिन के अंदर पब्लिश करना है ना। 120 दिन के अंदर उसको पब्लिश करना पड़ेगा। फंक्शन, ड्यूटीज़ के बारे में, पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर्स, है ना, प्रोसीजर क्या क्या फॉलो किया जाता है डिसीजन मेकिंग में, न्यूज़, नॉर्म्स, इन्फॉर्मेशन जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको पब्लिश करना 120 दिन के अंदर, है ना। और ये जो है ये सब इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है आपने डाल दिया और तो इसको अपडेट भी करना है एवरी ईयर। ठीक है। नॉर्म्स, इन्फॉर्मेशन हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, रूल, रेगुलेशन, मैनुअल्स, है ना। स्टेटमेंट ऑफ कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स हेल्ड बाय हिम, जो भी स्टेटमेंट ऑफ कैटेगरी है, पर्टिकुलर कंसल्टेशन, रिप्रेजेंटेशन जो भी दिए गए हैं वो सब जो है ना। स्टेटमेंट ऑफ बोर्ड, काउंसिल, कमिटी, इन सब के स्टेटमेंट जो वो भी जो है आपको पब्लिश करने 120 दिन के अंदर अपनी वेबसाइट पे। ठीक है। टेलीफोन डायरेक्टरी फैसिलिटी अवेलेबल टू सिटीजन, मतलब जितना भी हो सकता है ना आपको
आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड कर देनी है। मंथली रिन्यूमरेशन क्या है आपके एम्प्लॉयज़ का, है ना, बजट एलोकेशन, सब्सिडी प्रोग्राम, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ पीआईओ, पीआईओ कौन है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको अपडेट कर देनी चाहिए 120 दिन के अंदर, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी है, साथ में जो इन्फॉर्मेशन है वो बार बार रिपीट ना की जाए। फिर नेक्स्ट है इसमें पब्लिश ऑल फैक्ट्स फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, आपकी पॉलिसी किस तरह से बनती है, अनाउंसिंग द डिसीजंस, जिससे कि पब्लिक इफेक्ट होती है। आपको रीजंस प्रोवाइड करना है एडमिनिस्ट्रेशन के कॉस्ट जुडिशियल डिसीजंस के जो अफेक्ट करते हैं पर्सन को, ठीक है। सेक्शन 4.2 कहता है प्रोवाइड एज मच इन्फॉर्मेशन, सो मोटो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो, है ना। और एवरी इन्फॉर्मेशन शैल बी डिसएमिनेटेड वाइडली और मैनर, जिस तरह से भी एक्सेसिबल हो ज़्यादा उस तरह से आप इन्फॉर्मेशन को जो है डिसएमिनेट कर दो। फिर नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट बताता है वो कि आपको कंसिडर करना है कि जो कॉस्ट है वो ज़्यादा ना हो, लोकल लैंग्वेज में ज़्यादा इफेक्ट हो सके, और जितना इफेक्टिव वे हो सकता है कम्युनिकेशन का उस एरिया में, लोकल लैंग्वेज में, तो उस तरह से आपको कम्युनिकेट करना है। इजीली एक्सेसिबल हो लोगों को, ये नहीं आप न्यूज़ चलवा दी और न्यूज़ टीवी है ही नहीं लोगों के पास, है ना। नोटिस बोर्ड पे, न्यूज़पेपर में, अनाउंसमेंट, मीडिया, इंटरनेट, जितना भी सहारा ले सकते हो आपको सब चीज़ें जो है वो डिसएमिनेट करनी है, सब चीज़ों देखते हुए, ठीक है, किस तरह से वो, और अपडेट करना है आपको रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, है ना। सेकंड एआरसी रिपोर्ट जो एनुअल रिपोर्ट कमेटी जो होती है ना, वो आरटीआई के उसमें वो आपको देनी है, साथ में, जिससे आरटीआई जो है मास्टर की बन सके टू गुड गवर्नेंस, ठीक है। ये साथ में जो सेकंड सीआरसी रिपोर्ट जो है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है एआरसी, उसने सेकंड एआरसी रिपोर्ट में ये बताया कि आरटीआई जो है मास्टर की बने गुड गवर्नेंस की। उसने रिकमेंड किया था कि वन टाइम मेजर्स बने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शुड 1% फंड जो है ना, वो जितने फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहे हैं, है ना, फॉर 5 ईयर्स के लिए 1% फंड जो है वो उसको देना है ना। और फॉर अपडेटिंग रिकॉर्ड्स अपडेट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, क्रिएटिंग मैनुअल्स, एस्टैब्लिशिंग पब्लिक रिकॉर्ड ऑफिसर्स भी बनाए जाएंगे। उसके ये क्वेश्चन आता है 1% फंड उसको देना है ना, प्रोग्राम 5 साल के लिए, जो भी उसके फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है। और साथ में अंडर सेक्शन 4 में सुओ मोटो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको एक बार देख लेते हैं। तो सुओ मोटो इसमें फॉरेन डोमेस्टिक टूर्स जो हो रहे हैं सब प्राइम मिनिस्टर के, जेएस एंड अबव एचओडी के, तो वो सब जो इन्फॉर्मेशन है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन में सारी प्रोवाइड कर देनी चाहिए सुओ मोटो। इसमें तो सो मोटो डिस्क्लोजर की कौन सी इन्फॉर्मेशन करना है वो एक बार देख लेते हैं। तो इसके अंदर जो जितने भी डिटेल्स हैं फॉरेन डोमेस्टिक टूर्स जो हैं पीएम के, मिनिस्टर्स के, जेएस एंड अबव और एचओडी के, इन सब की जो डिटेल्स हैं, है ना, ये किस लोगों पे अप्लाई नहीं होते, जो सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर्स जो हैं इन पे एप्लीकेबल नहीं होते। एग्जम्प्टेड कैटेगरी, ये कब से इफेक्टिव है, 1 जून 2012 से जो भी इफेक्टिव कैटेगरी है ना। क्वार्टरली बेसिस पे अपडेट करना है 1 जुलाई 2022 से, ठीक है। एग्जम्प्टेड कैटेगरी सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड जो है ये इसमें एग्जम्पशन है, इनके ऊपर नहीं लगता है ये, है ना। और इसमें जो जो भी इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट, इसमें लिमिट फिक्स की गई 10 लाख तक की जो लिमिट है, जो सो मोटो इन्फॉर्मेशन इसकी प्रोवाइड करनी है। ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इससे रिलेटेड ट्रांसफ़र पॉलिसी एंड ट्रांसफ़र ऑर्डर्स जो भी निकलते हैं, है ना, इसमें देखना है कि कुछ ऐसा ना हो जिससे इफेक्ट हो सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजी, है ना। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और साथ में साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक अफेयर्स जो है स्टेट के, वो भी इफेक्ट ना हो रहे हो। आरटीआई एप्लीकेशन और अपील्स जो है और उनके रिप्लाई जो है रिलेटेड टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल मे नॉट बी डिस्क्लोज्ड, है ना, किसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना होता। कैग और पार्लियामेंट्री कमेटी, इसको भी एक बार देखेंगे। इसमें जो कैग और पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है उनको भी सुओ मोटो अप्लाई करना होता है, जो भी पैरा और एक्शन रिपोर्ट टेकन रिपोर्ट है ना, वो सब करना होता है। लेकिन ये तभी करना होता है एक्शन टेकन रिपोर्ट जब वो टेबल ऑफ हाउस पे ले कर दी गई हो तभी। कैग के पैरा जो है रिलेटेड टू सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजी, साइंटिफिक एंड इकोनॉमी, ये एग्जम्प्टेड है। सिटीजन चार्टर एंड 6 मंथली रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस, ये भी सुओ मोटो, इसको जो सिटीजन चार्टर है और 6 मंथली रिपोर्ट जो है ये भी सुओ मोटो पब्लिश कर देनी चाहिए, है ना। ऑल ग्रांट्स लोकेटेड, जो भी ऑल ग्रांट्स हैं अलोकेटेड हैं स्टेट को, एनजीओज़ को, इंस्टीट्यूशन को, ये सब जो है ये भी सुओ मोटो
पब्लिश कर देनी चाहिए। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सो मोटो और प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर के बारे में। तो इसमें बताया गया कि ईच मिनिस्ट्री पब्लिक अथॉरिटी शुड गेट इट्स प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर पैकेज ऑडिटेड बाय थर्ड पार्टी एवरी ईयर। तो ऑडिट होने के बाद इसको प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज कर देना होता है। और ईच मिनिस्ट्री और पब्लिक अथॉरिटी, इसमें एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करना होता है जो जेएस और एडिशनल एचओडी से नीचे नहीं होगा रैंक का, ताकि कंप्लायंस जो है उसको प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज किया जा सके। और ईच मिनिस्टर पब्लिक अथॉरिटी में एक इंक्लूड करेगा ये चैप्टर इन पब्लिक एनुअल रिपोर्ट के अंदर, और इस सब पार्लियामेंट को सबमिट करनी होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एक एनालिसिस करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन का, जो भी मोस्ट ऑफन सीक की जा रही है ना, उसको वेबसाइट पे सुओ मोटो जो है पब्लिश कर देना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखेंगे इसमें, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखेंगे सम डायरेक्शन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो इसमें देखेंगे कॉन्स्टिट्यूट कंसल्टेटिव कमेटी जो एडवाइस करेगी कि क्या इन्फॉर्मेशन अपलोड करना है। तो कंसल्टेटिव कमेटी कंस्टिट्यूट करनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन फैसिलिटेशन काउंटर बनाने चाहिए टू बी सेट अप टू एजुकेट सिटीजन्स, है ना। एक कमेटी बनानी चाहिए, एक कमेटी पीआईओ की, एफए की, है ना, फाइनेंशियल एडवाइजरी कमेटी जो होगी, उसका काम होगा इन्फॉर्मेशन आज फ्रिक्वेंटली, और उसको सुओ मोटो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, है ना। ईजी रिट्रीवेबल ऑफ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। वेबसाइट में मस्ट कैरी डेट ऑन विच इन्फॉर्मेशन वाज अपलोडेड, ये साफ साफ होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन कब अपलोड की है। ट्रांसपेरेंसी ऑडिट बाय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसको द्वारा ट्रांसपेरेंट ऑडिट कराना चाहिए। तो गाइस इस क्लास में इतने रखेंगे सेक्शन 4 तक। फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सेक्शन 5 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005।